अब देखो, अब आज हम नए टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जिसका नाम है बॉन्ड यील्ड। यील्ड मतलब क्या होता है? यील्ड मतलब है यहाँ पे YTM से, यील्ड टू मैच्योरिटी। कि अगर एक बॉन्ड को अगर हमने होल्ड किया, ठीक है, एक बॉन्ड को अगर हमने उसका जो पूरा लाइफ टाइम है उसने तक होल्ड किया, जब मैच्योरिटी तक होल्ड किया, तो उससे क्या हमें यील्ड मिलेगा। यील्ड का मीनिंग देखो होता है रिटर्न। यील्ड का लिटरल मीनिंग क्या होता है? कितना रिटर्न मिलेगा उसे बोलते हैं यील्ड। ठीक है, तो अब देखिए जरा, अब जैसे सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको यील्ड का मतलब समझ में आएगा और भी ज्यादा। एक बॉन्ड है, उसकी फेस वैल्यू है 1000, उसकी कूपन रेट है 14%, मैच्योरिटी 5 साल है, प्राइस उस बॉन्ड की 960 है। ठीक है, यील्ड ऑन सिमिलर बॉन्ड से 17%। आपको इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है, YTM निकालना है, ठीक है, और एडवाइस करना है। इंट्रिंसिक वैल्यू हमने अभी तक निकालना सीखी थी, तो हम उसी तरीके से इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल सकते हैं जो हमने अभी तक देखा हुआ था। लेकिन हम पहले इंट्रिंसिक वैल्यू से निकालने से पहले हम चाहेंगे कि आपको मीनिंग बताएं YTM का, यील्ड टू मैच्योरिटी का। इस क्वेश्चन में क्योंकि दोनों चीजें निकाल के बतानी है, इंट्रिंसिक वैल्यू और यील्ड टू मैच्योरिटी। देखो, यील्ड टू मैच्योरिटी होती है एक्चुअल में रिटर्न कितना मिलेगा इस बॉन्ड से। ठीक है, जैसे ये बॉन्ड 1000 का है, इस पर कूपन रेट 14% चल रही है, मतलब हर साल 140 140 140 मिलेगा। कितने साल तक मिलेगा? 5 साल तक मिलेगा। 140 140 140 140 और लास्ट ईयर में 140 प्लस 1000 की फेस वैल्यू है, तो वो और मिल जाएगा 1000। तो ये 5th ईयर है, ये 4th है, ये 3rd है, ये 2nd है, ये पहला ईयर है, और ये हम अभी खड़े हैं यहाँ पे 9। ठीक है, ये हमारा आज का पॉइंट हो गया। आज ये बॉन्ड कितने का मिल रहा है? 960 का। मतलब सोचो आप, ये 960 क्या है, आउटफ्लो या इनफ्लो? ये है इस बॉन्ड की परचेज प्राइस, आज की जो प्राइस चल रही है वो, मतलब P0। हम इतने में ये बॉन्ड खरीद सकते हैं, तो ये आउटफ्लो होगा। अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, या आपको बताऊं कि ये जो फ्यूचर की जो वैल्यूज हैं, ये सब इनफ्लो है या नहीं है? बताओ, इनफ्लो ही है। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई अगर ये आउटफ्लो 960 का और ये जो फ्यूचर में जितना भी इनफ्लो मिल रहा है, अगर हम इन दोनों को इक्वेट कर दें, बराबर करने की कोशिश करें, तो एक ना एक रेट आएगी, एक ना एक रेट आएगी। वो रेट कहलाएगी क्या? YTM, या एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न। कि हम इससे कितना परसेंट अर्न कर रहे हैं, इस बॉन्ड में कितना परसेंट अर्न कर रहे हैं। 960 लगा रहे हैं, 140 140 140 140 140 मिलेगा, प्लस 1000 मिलेगा। अब मैं बोलूं कि यार ये जो 960 हम इनकर्ड कर रहे हैं, प्लस 140 140 140 140 और 1140, कैसे? 140 प्लस 1000। तो ये सब तो क्या है? ये सब तो इनफ्लोज है, और ये क्या है? आउटफ्लो। ठीक है, तो ये मैंने लगाया, मुझे इतना मिला। अगर मैं इन दोनों को बराबर करने की कोशिश करूं, और एक परसेंटेज जो आएगी उस बराबर करने के अंदर, उस परसेंटेज को बोलेंगे YTM, या एक्चुअल में जो रिटर्न मिला। इट इज द एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, आप किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हैं, उस प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ इन्वेस्ट, उस प्रोजेक्ट में कुछ रिटर्न कमाने की सोचते हैं, तो जो आप एक्चुअल में उस प्रोजेक्ट से रिटर्न कमाते हो, उसे क्या बोलते हैं हम? YTM। अब इसे कई नाम से जानते हैं लोग। कई लोग एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं क्योंकि ये तो फ्यूचर का पैसा है ना, अभी मिला तो नहीं है, तो ये एक्चुअल रेट बोलना गलत है। कई लोग बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा बढ़िया वर्ड है। जैसे हमने वैल्यूएशन ऑफ शेयर में सीखा था एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, जो हम P0 से कंपेयर करके निकालते हैं। याद होगा आपको, P0 और फ्यूचर की जो डिविडेंड्स मिलेंगे और जो इनकम मिलेगी, उधर डिविडेंड था क्योंकि शेयर के वैल्यूएशन में, यहाँ पे इंटरेस्ट हो जाएगा। तो P0 और जो फ्यूचर की इनकम्स है उन दोनों को इक्वेट कर दो तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आता है। ठीक है, बॉन्ड वैल्यूएशन में एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को YTM बोलते हैं, यील्ड टू मैच्योरिटी। जब हम कैपिटल बजटिंग पढ़ेंगे तो उधर
इस यील्ड टू मैच्योरिटी को IRR बोलते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, या फिर कई लोग इसको बोलते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न। तो सबसे पहले ना, लेकिन हम इस क्वेश्चन में इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं, फिर उसके बाद ये जो सेकंड चीज है YTM वो निकालेंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू आपको निकालना आती है तो शुरू हो जाओ फटाफट से। IV0 मेरे को कैलकुलेट करके बताओ। ये क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, बस ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, ठीक है। तो होप कि आपने कैलकुलेट करा होगा। सिंपल है, कूपन रेट 140 है तो 5 साल के लिए मिलेगा, और यील्ड ऑन सिमिलर बॉन्ड्स जो चल रही है वो 17% चल रही है। मतलब हमें मार्केट के अंदर ऐसे ही बॉन्ड्स में 17% रिटर्न मिल सकती है, ठीक है। अगर हम ऐसे ही जगह पे कहीं पे इन्वेस्ट करें, सेम कंपनी में जहाँ पे सेम रिस्क हो, वहां पे अपने 17% रिटर्न मिल सकता है। तो 17% का अपन एन्युटी फैक्टर ले लें, वही आपको पता है 1 डिवाइडेड बाय 1.17 इक्वल्स टू M प्लस कितनी बार, 5 बार 3.199। अच्छा, मैं ये मान के चलता हूं कि अब आपको एन्युटी निकालना आ चुका है, ठीक है, और लास्ट ईयर में 1000 और मिलेगा, तो 5 साल हर साल 140 मिलेगा, तो इंटू 3.199, और लास्ट ईयर में 1000 मिलेगा तो 0.456, ठीक है। आपको याद रखना है यील्ड मतलब ये डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है 17%। और मैंने आपको ये भी बताया था ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है, ये जो कैलकुलेट हो रहा है, कोई नॉर्मल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं अपन। किसकी बात कर रहे हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। तो 448 आ जाएगा यहाँ पे, और 1000 इंटू 0.456 तो 904, ठीक है। ये इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई 904। अच्छा, अगर हम इससे कुछ इंटरप्रिटेशन निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं क्या, कि बताओ ये बॉन्ड वैसे डिस्काउंट पे चल रहा है या फिर प्रीमियम पे है। 1000 फेस वैल्यू है, बॉन्ड की प्राइस आज 960 है, डिस्काउंट पे है या प्रीमियम पे है? डिस्काउंट पे है। सर ऐसा क्यों है, आप बता सकते हो या नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हो, इजी है, मैंने आपको बताया भी है। देखो, कंपनी हमें 14% ब्याज दे रही है, 14%, बट मार्केट में 17% ब्याज मिल रहा है। मतलब कूपन रेट क्या होती है? स्टेटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट। स्टेटेड मतलब प्रिंटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक तरीके से जो प्रिंट है बॉन्ड के ऊपर वो 14% है, लेकिन हम मार्केट में ऐसे ही बॉन्ड पे कमा सकते हैं 17%। तो हम अब उसको 14% के हिसाब से पैसे नहीं देंगे, हम पैसे कम देंगे जिससे हम 17% अर्न कर सकें। तो हम कितने पैसे देंगे? 904। समझदार आदमी वो है जो ये समझे कि 904 अगर हम देंगे तो हम इस बॉन्ड से कितना अर्न कर पाएंगे? 17%, जो हम चाहते हैं, ठीक है। तभी तो हमने इस बॉन्ड की प्राइस गिराई है। हमने इस बॉन्ड को 904 में क्यों खरीदा है? क्योंकि हम 17% ही पे करेंगे, ठीक है क्या? चलो, ये इंट्रिंसिक वैल्यू निकल गई। अब हम आते हैं YTM पे। सर YTM क्या बताया था, बताना जरा। एक ऐसी रिटर्न, एक ऐसी रेट जहां पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। ये क्या मतलब है? मतलब जो बॉन्ड का जो प्राइस चल रहा है आज, बॉन्ड का प्राइस, वैल्यू नहीं बोल रहा, बॉन्ड का जो प्राइस है वो फ्यूचर के इनफ्लोस के बिल्कुल बराबर आ जाए, ठीक है। फ्यूचर में 140 140 140 ऐसे मिलेगा ना करके, और 1140। तो बॉन्ड का कितना प्राइस है? 960, सॉरी 960। ये तो आउटफ्लो हो गया और ये सब फ्यूचर के इनफ्लोज हो गए, ठीक है। मुझे एक ऐसी रेट ढूंढनी है जिसपे ये अमाउंट और इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकालने के बाद दोनों बराबर आ जाए। भाई देखो, 960 आज हम बॉन्ड की प्राइस पे करेंगे, तो ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू है, समझ गए या नहीं समझे? 960 जो आउटफ्लो है, जो हम बॉन्ड खरीदेंगे 960 में, अगर हम खरीदते हैं बॉन्ड को, जो उसकी मार्केट में प्राइस चल रही है, ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी क्या है, सॉरी मतलब ये जो है ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू है, तो इसकी तो प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकालेंगे अपन, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू किसकी निकालनी पड़ेगी हमें? फ्यूचर के इनफ्लोस की, फ्यूचर के इनफ्लोस की, ठीक है। तो उसकी जब प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो किसी ना किसी रेट पीवी फैक्टर से निकालेंगे,
तो वो पीवी फैक्टर क्या कहलाएगा, वो पीवी फैक्टर कहलाएगा YTM। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल कब आएंगे, देखो हमें एक ऐसी अमाउंट, एक ऐसी रेट चाहिए जो फ्यूचर की जो वैल्यूज है डिस्काउंटिंग करने के बाद 960 आ जाए, वो डिस्काउंट रेट चाहिए, वो पीवी फैक्टर चाहिए। ठीक है, तो हमें ये पता है, अभी हमने डिस्काउंटिंग करी कितने परसेंट पे, 17% पे। अब आप थोड़ा सा दिमाग अपना चलाओ, ज्यादा चलाओ, है ना। ठीक है, 17% पे डिस्काउंट करा तो 904 आया, 17% पे डिस्काउंट किया तो 904 आया। ठीक है, लेकिन अच्छा इन सबको ही डिस्काउंट किया था हमने, ये सारी फ्यूचर वैल्यूज को ही डिस्काउंट करके लेके आए थे 17% पे। देखो जरा, ये सारी फ्यूचर के जो इन्फ्लोज थे 145 ईयर्स तक मिला, 1000 लास्ट ईयर में मिला, इन सबको ही हमने डिस्काउंट किया 17% पे। ठीक है, तो हमें पता लग गया 904 आया। तो इस 960 के बराबर तो नहीं आया ना, 960 के बराबर नहीं आया, 904 आ रहा है ये तो 17% पे। तो अब आप सोचो इस मेथड का नाम क्या है जो अपन पढ़ रहे हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड से हमें निकालना पड़ेगा YTM। जो हमने देखा था ना अभी, ट्रायल एंड एरर मेथड या फिर एक्सेल शीट कैलकुलेशन। एक्सेल शीट से तो बहुत सिंपल है, लेकिन हम ट्रायल एंड एरर मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं। एक्सेल शीट अपने पास होगी नहीं कोई कैलकुलेट करने के लिए, तो एक्सेल शीट में आप सोच भी नहीं सकते करने का भी फिलहाल, वो तो जब आप प्रैक्टिकल जॉब में जाओगे तब करोगे इधर। तो अभी कैसे कर सकते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड से। अब आप सोचो जरा, 17% पे 904 अमाउंट आ रहा है, लेकिन आपको चाहिए 960। तो अगली रेट आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए कि अमाउंट 960 आ जाए। 17% से कम होना चाहिए अमाउंट, या 17% से रेट कम होनी चाहिए, या 17% से ज्यादा होनी चाहिए। मतलब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि अगर 17% से ज्यादा लेंगे, मान लो अपन ने 20 ले लिया, सपोज करो एक अगली रेट ले ली 20 या 19 ले ली, 19 ले ली, एग्जाम्पल लेते हैं, अगली रेट ले ली 19। तो 19% पे अगर हम डिस्काउंटिंग करेंगे ये जितनी भी फ्यूचर की वैल्यूज है, तो 904 से ज्यादा आएगा अमाउंट या 904 से कम आएगा। आपको पता है 19% से अगर आप डिस्काउंटिंग करोगे तो ये 904 से कम आएगा अमाउंट। क्यों क्यों ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि देखो अगर आप ध्यान से सोच पा रहे हो तो ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ज्यादा परसेंटेज करने से अमाउंट कम क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो 1 डिवाइडेड बाय 1.17, 1 डिवाइडेड बाय 1.19, दोनों में से फिगर ज्यादा किधर आएगा? दोनों में से फिगर ज्यादा किधर आएगा? 1 डिवाइडेड बाय 1.17 पे या 1 डिवाइडेड बाय 1.19 पे? ऑब्वियसली ज्यादा 1.17 पे आएगा। ठीक है, क्योंकि डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो कम किधर आएगा? कम आएगा जहां 19 पे कम आ जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो हमें तो कम नहीं करना, हमें तो थोड़ा सा बढ़ाना है अमाउंट। ये 904 है, उसकी जगह 960 तक पहुंचाना है। तो अमाउंट बढ़ाने के लिए ऑब्वियसली हमें रेट क्या करनी पड़ेगी? थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। चलो 15% पे करके देखो, मैं आपको कुछ दिखाता हूं करके। ठीक है, 15% पे जरा करके देखो कितना आता है। आप खुद ही देखोगे तो आपको प्रूफ पता लग जाएगा। ठीक है, और ये सब चीजें अपन को इनसे खेलना आना चाहिए कि यार रेट बढ़ा तो अमाउंट कम हो रहा है, रेट कम हो रहा है तो अमाउंट बढ़ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? अंदर से फीलिंग आ जानी चाहिए पूरी। करके देख लेते हैं, आ जाएगी। ठीक है, 15% पे करो डिस्काउंटिंग, वही क्यूमुलेटिव फैक्टर लेंगे। क्यूमुलेटिव फैक्टर मतलब एन्युटी फैक्टर। 1 डिवाइडेड बाय 1.15 करो, 140 5 बार मिल रहा है। ठीक है, और 1000 की अलग से डिस्काउंटिंग कर देंगे। 3.352 इंटू 140, ठीक है, और 0.497 इंटू 1000। तो ये 5 बार मिला 140, ये एक बार मिला लास्ट के ईयर में 1000। जरा चेक करो। अच्छा वैसे मैं सही तो कर रहा हूँ ना कैलकुलेट, दोबारा कैलकुलेट कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5, 3.352। ठीक है, ऐसे करके आ जाएगा, देखो जरा। तो 3.352। अच्छा मैं अब ये मान रहा हूं कि आपको एन्युटी वगैरह निकालना आ चुका है। ठीक है, ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल चीज थी जो आपने पढ़ी। मैंने आपको बताया था फर्स्ट ईयर का बच्चा भी ये निकालता है। देखो अब आप देखो क्या हो रहा है। पहले 17% पे डिस्काउंटिंग हमने कर रखी थी क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली थी, है ना। ठीक है, 17% पे जो अमाउंट आ रहा है वो 904 आ रहा है।
15% किया हमने अमाउंट को कम, रेट को कम किया क्योंकि अमाउंट बढ़ाना था। अमाउंट बढ़ रहा है कम हो रहा है, देखना जरा। सर सही बात है, देखो रेट कम हो रही है, 17 से 15 हो रही है, लेकिन अमाउंट देखो बढ़ गया, 904 से 966 हो गया। समझ में आया क्या? तो ये देखो, ये पास में पहुंचा या नहीं पहुंचा इसके अमाउंट 960 के? हाँ सर, पास में तो पहुंच गया। समझ में आ रहा है आपको कि यही होता है यहाँ पे कि अपन ट्रायल एंड एरर करके देख रहे हैं, लेकिन अभी भी एग्जैक्ट नहीं आया। अपन को तो 960 ही चाहिए था, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ज्यादा आ गया, तो अब हमें अमाउंट क्या करना चाहिए, हमें अमाउंट थोड़ा कम करना चाहिए, 960 करना चाहिए। तो अमाउंट कम करने के लिए मुझे थोड़ा सा रेट बढ़ाना पड़ेगा, ज्यादा नहीं। सपोज करो 15% आया ना, तो अब मैं 15.20 करके देखूंगा, हो सकता है। सर 15.30 कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है, 15.30 करके देख लो, है ना। 16 तो नहीं करोगे कम से कम, क्योंकि केवल डिफरेंस 6 का है, ठीक है। तो 15.5 भी कर सकते हो, लेकिन डिफरेंस बहुत कम है तो आपको पॉइंटों में जाना चाहिए, ऐसे 15.2, ठीक है क्या। सर फिर भी नहीं आया तो फिर वापस करके देखना पड़ेगा। अच्छा सर, इसीलिए इसको ट्रायल एंड एरर बोलते हैं। हाँ, इसलिए बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ना ये कैलकुलेशन पे तो समझ में आना ही चाहिए, लेकिन ज्यादा ब्रॉडर पिक्चर क्या है, समझदार आदमी कौन है मेरे हिसाब से, जो ये समझे कि वाईटीएम होता क्या है अंदर से। क्या समझे कि भैया जितना हम पैसा लगा रहे हैं और जितना हमें फ्यूचर के अंदर जो इनफ्लो मिल रहा है, अगर मैं दोनों को इक्वेट कर दूं तो उससे पता लगेगा मुझे एक्चुअल में कितना रिटर्न मिल रहा है। जैसे इस क्वेश्चन में एक्चुअल में सपोज करो मैं कह सकता हूं कि 15 तो नहीं मिल रहा, लेकिन 15 से थोड़ा सा ज्यादा मिल रहा है, 15.2 मिल रहा है सपोज करो। तो 15.2 इज माई एक्चुअल रिटर्न ऑफ फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट, है ना। या फिर एक्चुअल नहीं तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न बोल सकते हो, क्योंकि ये सब फ्यूचर के इन्फ्लोज है। एक्सपेक्टेड या फिर आप आईआरआर या वाईटीएम, समझ में आ गया क्या? ये इसमें होता है, ठीक है। तो हमने पहले क्या निकाला, देखो इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू अब आप समझो, देखो एडवाइस वाले पोर्शन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में एक एडवाइस वाला पोर्शन भी पूछा था। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमने इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली थी। इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी आई थी भाई? 904 आई थी, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, इस बॉन्ड का प्राइस चल रहा है 960, लेकिन इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है 904। इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है 904। आप खरीदोगे या नहीं खरीदोगे इस बॉन्ड को? बताओ। इस बॉन्ड का मार्केट में प्राइस 960 चल रहा है, लेकिन इसकी रियल में वर्थ है 904। अरे ये तो अपनी वर्थ से बहुत ज्यादा चल रहा है, ये तो ओवर वैल्यूड हो रखा है ना, या ओवर प्राइसिंग हो रही है यहाँ पे। तो हम इस बॉन्ड को परचेज नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? इसको आप दूसरे तरीके से भी कह सकते हो। इसको आप दूसरे तरीके से क्या कह सकते हो कि अगर हम आईआरआर वाले तरीके से, वाईटीएम वाले तरीके से सोचें, जैसे कैपिटल बजटिंग में हम कैसे सोचेंगे मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। अगर ये कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन होता तो, और अगर आईआरआर मेथड चल रहा होता तो आईआरआर कितना निकाला हमने, वाईटीएम कितना निकाला इस क्वेश्चन में? 15.2 सपोज करो निकाला, ठीक है। 15.2 निकाला। 15.2 पे हमारे इनफ्लोज और आउटफ्लो दोनों बराबर आ रहे हैं, तो एक्चुअल में हमारा रिटर्न 15.2 है। लेकिन हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे इस प्रोजेक्ट से, रिटर्न कितना होगा? 17%। हमें ऐसे ही बॉन्ड्स में, ऐसे ही सिमिलर प्रोजेक्ट्स में जिसमें सिमिलर रिस्क है, ठीक है। रिस्क कैसे पता लगा? बाय वे ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो ऐसे ही प्रोजेक्ट से, ऐसे ही बॉन्ड से अगर हम देखें तो हमें मार्केट में 17% ब्याज मिल सकता है। तो भाई इस बॉन्ड में कितना मिलेगा? 15.2। अरे यार 15.2 थोड़ा लेंगे हम। इस बॉन्ड से हमें एक्चुअल में कितना रिटर्न मिलेगा, कितना कमा सकते हैं हम? 15.2। 15.2 तो लेंगे ही नहीं फिर तो हम इस बॉन्ड को नहीं खरीदेंगे। तो आप देख रहे हो, इंट्रिंसिक वैल्यू कर लो चाहे वाईटीएम कर लो, दोनों से आंसर एक ही आ रहा है कि बॉन्ड ओवर वैल्यूड है, इसको हमें नहीं खरीदना चाहिए। इस तरीके से लोग मार्केट के अंदर क्या करते हैं, जो है बॉन्ड का वैल्यूएशन या फिर देखते हैं, चेक करते हैं कि बॉन्ड अंडर वैल्यू है, ओवर वैल्यू है, ठीक है। अब आपके माइंड में एक चीज बैठनी चाहिए, मतलब सर 3 रेटें हो सकती है, बिल्कुल हाँ। एक होती है कूपन रेट, एक होती है यील्ड ऑन सिमिलर बॉन्ड्स, जैसे इस क्वेश्चन में दे रखी यील्ड ऑन सिमिलर बॉन्ड्स, और तीसरी होती है वाईटीएम। सर तीनों में अगर डिफरेंस देखा जाए तो तीनों में हम डिफरेंस ऑलरेडी कई बार समझ चुके हैं, अगर देखा जाए तो अलग अलग टाइम पे। कूपन रेट तो एक स्टेटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, मतलब इतना कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है कि कंपनी इतना ब्याज देगी, और ये हमेशा फेस वैल्यू पे होता है। यील्ड ऑन सिमिलर बॉन्ड्स मतलब इन्वेस्टर जो है
ऐसे ही बॉन्ड में अगर इन्वेस्ट करे किसी दूसरी कंपनी के, है ना, ऐसे ही बॉन्ड परचेज कर ले तो उसे कितना रिटर्न मिलेगा, यील्ड ऑन सिमिलर बॉन्ड्स। इस यील्ड ऑन सिमिलर बॉन्ड को हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि भाई हम दूसरी जगह पे जाएंगे तो इतना तो रिटर्न मिल ही जाएगा, तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी हो गई एक तरीके से, ठीक है। और वाईटीएम मतलब होता है इस प्रोजेक्ट से हमें एक्चुअल में रिटर्न कितना मिलेगा, इस बॉन्ड से हमें एक्चुअल में रिटर्न कितना मिलेगा, ठीक है। ये प्रोजेक्ट बोल रहा हूं, प्रोजेक्ट में कैपिटल बजटिंग में इसको बॉन्ड की जगह प्रोजेक्ट बोल देंगे, ठीक है। एक्चुअल में कितना रिटर्न मिलेगा। तो अगर और थोड़ा सा आप समझो, अगर कैपिटल बजटिंग चैप्टर चल रहा होता तो यील्ड ऑन सिमिलर बॉन्ड्स जो है, यील्ड ऑन सिमिलर बॉन्ड्स से हम जब डिस्काउंटिंग करते हैं तो जो इंट्रिंसिक वैल्यू आती है, इंट्रिंसिक वैल्यू आती है, ठीक है, और फिर हम उसको कंपेयर करते हैं आज की प्राइस ऑफ बॉन्ड से, फिर हम चेक करते हैं कि बॉन्ड अंडर वैल्यू या ओवर वैल्यू चल रहा है। कैपिटल बजटिंग में ये इस मेथड को बोलेंगे एनपीवी मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, जो अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं ना, इंट्रिंसिक वैल्यू और प्राइस ऑफ द बॉन्ड को कंपेयर कर रहे हैं। जैसे हमने बोला कि इस बॉन्ड की इंट्रिंसिक वैल्यू 904 है, लेकिन बॉन्ड की जो प्राइस है 960 है, बॉन्ड नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो कम है मार्केट में, लेकिन प्राइस ज्यादा चल रही है। अगर मैं इसको कैपिटल बजटिंग के हिसाब से पढ़ा रहा होता तो मैं बोलता प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज 901, बट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इज 960, मतलब हमें इतना इनफ्लो मिलेगा इतना पैसा लगाने के बाद। हम बोलते नहीं नहीं यार ये तो घाटे का सौदा है, 56 एनपीवी माइनस में चली गई, प्रोजेक्ट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड, नेट प्रेजेंट वैल्यू माइनस में है, क्योंकि कैपिटल वेटिंग में ये सब बोलते हैं। अगर आपने कैपिटल वेटिंग पढ़ा है तो ठीक है, केवल मैं आपको लिंक करा रहा हूं क्योंकि मेरे को लिंक भी कराना पड़ेगा, है ना। अब कई लोगों के लिए कैपिटल वेटिंग बिल्कुल नया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ेंगे बाद में, ऐसी कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझे तो अपनी ड्यूटी पूरी करनी है ना, मैं आपको इस चैप्टर को उधर से लिंक करके बता रहा हूँ कि ये ऐसे होता है, क्योंकि ये बहुत कम लोग जानते हैं ये सब चीजें कि भाई कैपिटल बजटिंग और बॉन्ड वैल्यूएशन और शेयर वैल्यूएशन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल किस तरीके से आपस में लिंक है। सब इन चैप्टर्स को सिलोज में पढ़ते हैं, मतलब ऐसे टुकड़ों में पढ़ते हैं पॉकेट्स बना के, लेकिन ऐसे पॉकेट बना के नहीं, आप ब्रॉड पिक्चर के लिए आपको आपस में कंपेयर करना पड़ता है चीजों को, ठीक है। तो और वाईटीएम क्या है, जो एक्चुअल में रेट हमें रिटर्न मिल रहा है, क्लियर क्या। बॉन्ड मार्केट जो है ना वो वाईटीएम के नाम से इतना फेमस है कि बॉन्ड मार्केट में लोग बाग है ना ये नहीं बोलते कि कितनी बॉन्ड की प्राइस चल रही है, बॉन्ड मार्केट में लोग हमेशा वाईटीएम की बात करते हैं, हमेशा बोलते हैं कि इस बॉन्ड का वाईटीएम चल रहा है 15.1%, सब 15.2 निकाला था ना, हाँ 15.2 चल रहा है। जैसे हमने बोला इस बॉन्ड का वाईटीएम चल रहा है 15.2, इसका मतलब क्या है, बॉन्ड की प्राइस वो चल रही है जिससे हम इस बॉन्ड में एक्चुअल में रिटर्न कितना कमा सकते हैं, 15.2। क्योंकि देखो होता क्या है, बॉन्ड मार्केट के अंदर अगर आप देखोगे तो जैसे इक्विटी मार्केट होता है वैसे ही बॉन्ड मार्केट होता है। कई बॉन्ड होते हैं तो जिनकी लाइफ अलग होती है, किसी की 10 साल होती है, किसी की 2 साल होती है, किसी की 5 साल होती है, किसी की 20 होती है, किसी की 40 होती है, कहीं परपीच्युटी तक होता है, ठीक है। कई बॉन्ड होती है जिसकी फेस वैल्यू अलग अलग होती है ना, मार्केट वैल्यू अलग अलग होती है। तो उन सब बॉन्ड को कंपेयर करने का तरीका केवल क्या है मार्केट में, वाईटीएम। हम सीधा ये बोलते हैं कि बॉन्ड की प्राइस से हमें मतलब नहीं होता, हम बोलते हैं बॉन्ड कितना वाईटीएम दे रहा है, कितना यील्ड दे रहा है। अब मैं आपसे ना थोड़ा सा और आगे की तरफ लेके जा रहा हूं। वाईटीएम का वैसे टॉपिक जो है बुक में इतना भी नहीं था जितना मैंने आपको बताया, लेकिन मैं अब आपको बुक से फार मोर आगे और आपको मैं प्रैक्टिकल लाइफ से इसको लिंक कर दूंगा ताकि आप बॉन्ड के चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है, कि क्या हो रहा है। मेरा पर्पस वही है कि जब आप इंडस्ट्री में जाएं और अगर आप फंड मैनेजर की पोजीशन पे जाते हैं कभी तो आपको ये सब चीजें काम आएगी, है ना। फंड मैनेजर का यही काम होता है, ठीक है। अब देखो जैसे ना, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि आपने एक बॉन्ड खरीद लिया, ये बॉन्ड मान लो आपने परचेज कर लिया, कितने में परचेज कर लिया सर, 960 में परचेज कर लिया, ठीक है। वैसे तो आपको परचेज नहीं करना चाहिए था इस बॉन्ड को क्योंकि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी आ रही थी, 904 आ रही थी, ये मैंने सॉल्व भी करके दे रखा है अलग से, ठीक है। फिर भी लेकिन आपने इसको बोला चलो ठीक है मैं परचेज कर लेता हूँ 960 का, फिर भी आपने परचेज कर लिया, गलत डिसीजन ले लिया मान लो, ठीक है। अब एक बार छोड़ो कि
खरीदने पे नुकसान हुआ है, फायदा हुआ। इस बॉन्ड की हमने यील्ड कितनी निकाली थी, सिमिलर बॉन्ड्स पे तो 17 आ रही थी, इस बॉन्ड का वाईटीएम कितना आ रहा था भाई, 15.2 आ रहा था। वाईटीएम कैसे निकाला था, हमने बोला था हमने जितने बॉन्ड खरीदा, आज हमने कितने में बॉन्ड खरीदा, 960 के अंदर, और जो फ्यूचर के जो इनफ्लोज हैं, फ्यूचर के जो इनफ्लोज हैं 140 140 140 140 और 1140, इन सबको इक्वल कर दिया। ठीक है, इन सबको इक्वल कर दिया, इसके और इसके। ठीक है, और एक रेट निकाली जो 15.2 आ रही है, यही किया हमने। सबकी प्रेजेंट वैल्यू चेक करी तो अब अगर इन सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे 15.2 से, तो आप देखना 960 के इक्वल आएगी अप्रोक्स, करके देख सकते हो चाहो तो 1 डिवाइडेड बाय 1.152, और जब आप इन सबकी पीवी फैक्टर निकालोगे, है ना, तो आप देखना 960 के बराबर आ जाएगा। ये हो गया वाईटीएम। ठीक है, अब छोड़ो ये बात कि घाटे का सौदा है फायदे का है, लेकिन आपने परचेज कर लिया, वाईटीएम 15.2 है, आपने परचेज कर लिया इस बॉन्ड को। अब हुआ क्या कि ये बताओ जरा, ये 15.2 सर्टेन है क्या, आपको मिलेगा क्या, कंफर्म है क्या परचेज करने के बाद? सर कंपनी तो कूपन रेट सेम रखेगी, तो इंटरेस्ट तो 140 हर साल मिलेगा ही, और लास्ट ईयर में जो है 1140 मिल जाएगा। कंफर्म है ये सब मिलेगा आपको? ठीक है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताओ कंफर्म है कि ये सब मिलेगा? ऐसा नहीं हो सकता कि कंपनी ना डिफॉल्ट कर जाए? हाँ सर, आप बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, ये तो रिस्क है, कंपनी डिफॉल्ट भी कर सकती है, और कई कंपनी ने किया भी है। कई कंपनीज बॉन्ड का पेमेंट करने में असमर्थ रहती है, इनकैपेबल होती है, बॉन्ड का पेमेंट नहीं कर पाती। तो सर अगर मान लो ये हमें नहीं मिलता इस तरीके से हम जो सोच रहे हैं, और कम मिलता है या कुछ मिलता ही नहीं है, तो बॉन्ड का वाईटीएम चेंज होगा नहीं होगा? हो सकता है, यस, वाईटीएम कैन बी चेंज। क्योंकि वाईटीएम क्या है, वाईटीएम ये है कि जितना आपने बॉन्ड खरीदा, ये तो फिक्स है, ये तो इतने में खरीद चुके हो आप बॉन्ड, ये भी फिक्स था इतने मिलेंगे, लेकिन ये सब फ्यूचर था, फ्यूचर में तो रिस्क है, हो सकता है नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो जब मान लो आप ये 100 करके मिलेगा, 100 करके मिलेगा सपोज करो, और लास्ट ईयर में आपको 1100 मिल गए, सपोज करो फर्स्ट ईयर में 100 100 100 100 और 1100 मिल गए इस तरीके से, तो और 960 आपने पे करें, जब आप इसको इक्वेट करोगे तो पता है ये 15.2 से कम आएगा, करके देख लो चाहो तो। ठीक है, ये होगा शायद 12% के आसपास आए। तो वाईटीएम सर कम हो सकता है नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट रिस्क है, कंपनी कम कर मतलब हो सकता है वाईटीएम कम। जो कई बुक वाले हैं, मैं बड़ा सरप्राइज हो जाता हूँ बुक पढ़ के कई बार। ठीक है, बुक पढ़ना जरूरी होता है। हॉक जैसे लिखता है कि एक बार अगर आपने बॉन्ड खरीद लिया तो वाईटीएम कभी चेंज नहीं होगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, अगर आपने बॉन्ड खरीद लिया और आपको अगर फ्यूचर में जो रिटर्न आप सोच रहे थे, कंपनियां बहुत सारी डिफॉल्ट कर जाती है, कई बार बैंक डिफॉल्ट कर जाते हैं, बैंक में आप पैसा जमा कराते हो डिफॉल्ट कर जाते हैं। आप देखो पीएमसी बैंक, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक है, ठीक है, अभी लक्ष्मी विलास बैंक जो है अभी रिसेंट में हुआ है उसका, वो भी डिफॉल्ट हो गया, तो आरबीआई ने उसके मोराटोरियम लगा दिया है ना। आरबीआई ने बोला भाई जो लोगों की सेविंग्स है उस 25-30 हजार रुपए मंथली कैप फिक्स कर दिया, उससे नहीं निकाल सकते आप उस बैंक से, क्योंकि थोड़ा बैंक में दिक्कत चल रहा है। तो बड़े बड़े बैंक्स डिफॉल्ट कर जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज डिफॉल्ट कर जाती है, तो वाईटीएम चेंज हो सकता है। ठीक है, अच्छा सर और वाईटीएम कैसे चेंज हो सकता है? अच्छा वैसे सर एक और चीज बताओ आप, क्या ऐसा होता है रियल में कि यील्ड ऑन सिमिलर बॉन्ड 17% चल रही है और कंपनी जो है ना इस वापस ओरिजिनल एग्जांपल पे आते हैं हमारे, ठीक है, प्राइस यही है और सब कुछ वैसे ही मिल रहा है जैसे मिलना चाहिए, और हमने जो निकाला था 15.2 निकाला था हमने 15.2 के आसपास निकाला था, ठीक है, इस पेज में मैंने निकाला था, तो 15.2 मान लो हमें वाईटीएम मिल रहा है। ठीक है, ये हमने प्रोजेक्ट मतलब बॉन्ड जो है हमने देखा, बॉन्ड ये वाला कितना कमा के देगा हमें 15.2, मतलब इतनी प्राइस और इतना फ्यूचर में इनफ्लोज है, उसके हिसाब से इक्वेट करके 15.2 कमा के देगा। लेकिन ऐसा यील्ड ऑन सिमिलर बॉन्ड्स चल रहा है 17%। क्या ऐसा सर होता है रियल में कि मार्केट में जो है 17% आप सेम रिस्क के बॉन्ड पे कमा सकते हो और कंपनी आपको 15.2 दे रही है? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों?
ऐसा होगा तो बॉन्ड बिकेगा थोड़ी ना, लोग खरीदेंगे थोड़ी ना, ऐसे बॉन्ड को खरीदोगे आप? नहीं खरीदोगे ना भाई। आपको जो पता है 17% मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, और कंपनी आपको जो बॉन्ड देगी उससे आप एक्चुअल में कितना कमा सकते हो, 15.2, वो भी एक्सपेक्टेड रिटर्न है आपकी 15.2 YTM। तो कोई नहीं खरीदेगा इस बॉन्ड को, ठीक है। तो ज्यादातर क्या होता है, जो मार्केट में सिमिलर बॉन्ड्स पे यील्ड चल रही होती है, कंपनी वही जनरली ऑफर करती है। तो जनरली क्या होता है, जो यील्ड ऑन सिमिलर बॉन्ड्स होता है, समझो मेरी बात को, जनरली क्या होता है, यील्ड ऑन सिमिलर बॉन्ड्स होता है, और कंपनी का जो YTM होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि भाई कंपनी मार्केट से अलग थोड़ा चलेगी, कोई पर्सन नहीं चल सकता मार्केट से अलग। मार्केट में किसी चीज की कीमत है 10,000 रुपए, आप बेच रहे हो उसको 1,00,000 रुपए में, वो बिकेगी क्या? नहीं बिकेगी। तो इसे बोलेंगे तो ओवर वैल्यूड है, लेकिन कोई लेगा ही नहीं इसको। ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा, तो सर एक चीज बताओ जरा, कि ये जो प्राइस है बॉन्ड की 960 है, क्या ये फिक्स रहती है? नहीं, ये भी चेंज होती रहती है। अच्छा सर, अगर प्राइस ऊपर नीचे जाएगी उसका क्या रीजन हो सकता है? डिमांड और सप्लाई। ठीक है, लोगों को लगता है कि बॉन्ड जो है अच्छा बॉन्ड है, ठीक है, या मार्केट जो है अच्छा है, तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। ठीक है, तो क्या होता है YTM। अब आप सोचो, अगर इस बॉन्ड की प्राइस बढ़ के, ये 960 है, 970 हो जाए, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सोचना, 1 मिनट लेना आराम से। मैंने क्या बोला, बॉन्ड की प्राइस 960 है, ठीक है, 960 पे YTM जो हमने निकाला था वो 15.2 आया था, ठीक है, अप्रोक्स हमने ऐसे ही निकाला था, एग्जैक्टली नहीं निकाला था, ठीक है, एग्जैक्टली हमने 15 करके छोड़ दिया था, फिर हमने सोचा थोड़ा सा ज्यादा होगा तो 15.2, आपको करना भी नहीं उससे ज्यादा करके देख के। अब आप ये मुझे बताओ कि ये जो बॉन्ड की जो प्राइस है 960 जो है प्राइस बॉन्ड की, अ, अगर ये प्राइस बढ़ के 970 हो जाए तो बॉन्ड की यील्ड में कोई चेंज आएगा नहीं आएगा? 970 में आप खरीद रहे हो, ठीक है, और फ्यूचर में आपको इन्फ्लोस वही रखेंगे, कूपन रेट कभी चेंज नहीं होता, ध्यान रखना। कंपनी ने जो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया नॉर्मली वो सेम रहता है। हाँ, अगर डिफॉल्ट कर जाए तो बात अलग है, वरना तो नॉर्मली सेम रहता है। जैसे डिफॉल्ट रिस्क तो हमेशा होती है हर बॉन्ड के अंदर। अब ये फ्यूचर के इनफ्लोज है और ये आउटफ्लो है, बताओ जरा क्या होना चाहिए अब आपके हिसाब से बॉन्ड का YTM? देखो, अब इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, केवल माइंड में सोचो आप। एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, आप कोई भी चीज खरीदते हो, अगर आप उस चीज को सस्ती खरीदते हो, ठीक है, पहले उस चीज की प्राइस चल रही थी सपोज करो 960, कोई भी एसेट है उसकी प्राइस 960 चल रही थी, ठीक है, और अब वो चीज हो गई मार्केट में 900 की, और अब आप 900 में खरीदते हो, पहले 960 में खरीद रहे थे, अब 900, अब 900 में भी खरीद सकते हो। बताओ, आप जो इससे रिटर्न कमाओगे वो बढ़ेगा या फिर कम हो जाएगा? रिटर्न जो आप कमाना चाहते हो या कमा रहे हो, इससे बढ़ेगा या कम हो जाएगा? अरे कोई भी चीज सस्ती खरीदोगे तो उस पर तो रिटर्न तो बढ़ेगा ही ना, पक्का है, वो तो कंफर्म है। कोई भी चीज अगर हम सस्ती परचेज करेंगे, कम रेट पे परचेज करेंगे, तो उसका रिटर्न तो बढ़ेगा ही, ये तो कंफर्म है, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई चीज 960 से 970 हो गई और हम 970 पे खरीदते हैं, तो रिटर्न तो डाउन होगा ही, पक्का है, कंफर्म है, ठीक है। तो अब आप सोचो एक चीज बिल्कुल लॉजिकली बिना कैलकुलेशन के, कि अगर बॉन्ड की प्राइस बढ़ती है मतलब बॉन्ड महंगा हो गया, अगर हम महंगा होने के बाद बॉन्ड को खरीदेंगे तो हमारा बॉन्ड से रिटर्न कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा? कम हो जाएगा। और रिटर्न मतलब क्या है यहाँ पे? YTM। YTM मतलब जो एक्चुअल में रिटर्न मिल रहा है। ऐसे ही अगर बॉन्ड की प्राइस कम हो गई तो रिटर्न क्या हो जाएगा हमारा? बढ़ जाएगा। बॉन्ड हमने सस्ता खरीद लिया, इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है दुनिया के अंदर, तो हमारा YTM क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो जैसे ही हम बॉन्ड को महंगा परचेज करते हैं तो हमारा रिटर्न क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ये एक
एक $1,000,000 बात है जो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं अपन, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको बिल्कुल दिमाग में बिठा देना है। और बिल्कुल सिंपल है, ऐसे कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं है। जितनी चीज सस्ती खरीदोगे उसका इतना उतना ही उससे उतना ही रिटर्न आपको ज्यादा मिलेगा, ठीक है। क्योंकि अगर फ्यूचर के इनफ्लो फिक्स है, पहले से ही फ्यूचर के इनफ्लो फिक्स है कि भाई इतने कूपन रेट पे हमें ये मिलेगा, इतने लास्ट ईयर में हमें मैच्योरिटी के अंदर फेस वैल्यू 1,000 पूरी मिल जाएगी अभी, लेकिन वो प्राइस कम हो गया, सस्ता हो गया, तो ऑब्वियसली आपको रिटर्न तो ज्यादा मिलेगा ही, ठीक है। तो आप क्या समझ रहे हो, प्राइस और क्या यील्ड में कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव रिलेशन होता है। प्राइस और यील्ड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। समझ में आ रहा है क्या? इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको ये दो बातें देखो समझ में आनी चाहिए। वाईटीएम चेंज होता है या नहीं होता? होता है सर, हो सकता है। कैसे हो सकता है? बॉन्ड खरीदने के बाद हो सकता है, आपने खरीद लिया तो? हाँ बिल्कुल हो सकता है। हमने जो बॉन्ड है 960 में खरीदा, ठीक है, हमने बॉन्ड 960 में खरीदा और फ्यूचर में ये जो 140 है, 140 है, 140 है, 140 है और ये 140 है प्लस 1000 है, ठीक है। अगर हमने बॉन्ड खरीद लिया तो भले ही हम 960 में जो खरीद लिया वो तो प्राइस हो कुछ हो चुकी है, खरीद चुके हैं, ये तो हमारा आउटफ्लो है, लेकिन ये फ्यूचर के इनफ्लोज भी तो कम हो सकते हैं ना डिफॉल्ट रिस्क की वजह से, तो वाईटीएम हमारा बदल सकता है, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। क्या वैसे ही मार्केट में अगर आप देखो, खरीदो मत, कोई आपने बॉन्ड देखा, सपोज करो किसी कंपनी का बॉन्ड है, जीसेक बॉन्ड है, गवर्नमेंट बॉन्ड है, ठीक है, कल उसकी यील्ड अलग थी, परसों अलग थी, ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। डे टू डे मार्केट के अंदर बॉन्ड क्या होते हैं, यील्ड उनकी चेंज होती रहती है। क्यों? क्योंकि उनकी प्राइस ऑफ बॉन्ड बदलती रहती है। अगर बॉन्ड की प्राइस महंगी हो जाएगी, आपने खरीदा नहीं है बॉन्ड अभी, अगर आप महंगी हो जाएगी तो बताओ प्राइस बढ़ते ही रिटर्न कम हो जाएगा, और अगर बॉन्ड की प्राइस सस्ती हो गई तो यील्ड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, रिटर्न बढ़ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे ही बॉन्ड की प्राइस बढ़ती है उसका यील्ड कम हो जाता है, प्राइस कम होती है यील्ड बढ़ जाता है। नॉर्मल सा नियम है, मेरे को ऐसा लगता नहीं कि कुछ रटने वाली बात है अपन जो अपन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट समझो। आप है ना, छोड़ो बॉन्ड को, आप किसी बॉन्ड मतलब अपन खरीदते हैं तो इसका मतलब अपन किसी को लोन दे रहे हैं ना, आपको किसी को लॉन्ग टर्म लोन देना है, आपको किसी को शॉर्ट टर्म लोन देना है। आप इंटरेस्ट रेट किस केस में ज्यादा चार्ज करोगे, किस केस में कम चार्ज करोगे, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है। आप अपना टाइम लो 1 मिनट और सोच के बताओ। मैं आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पूछ रहा, मैं आपसे सिंपल ये पूछ रहा हूं, ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट किस केस में चार्ज करोगे, शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में, और कम किधर चार्ज करोगे। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। इससे आपके मस्त फंडामेंटल बिल्ड होंगे और आप कभी इस चैप्टर को भूलोगे नहीं, ठीक है। देखो, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में क्या होता है कि लॉन्ग टर्म लोन अगर अपन किसी को देते हैं, किसी को 20-30 साल के लिए लोन दे रहे हैं, तो पता है आपको, जितना अपन है ना किसी को उधार भी देते हैं ना, पैसा अपन किसी को उधार देते हैं तो डूबने का रिस्क किस केस में ज्यादा रहता है? अगर अपन ने 2-3 दिन के लिए उधार दी, अपन ने 2-3 साल के लिए उधार दी, डूबने का रिस्क किधर ज्यादा है? सर 2-3 साल के केस में ज्यादा है, ठीक है। हो सकता है डिफॉल्ट ज्यादा चांस है ऑब्वियसली, तो अगर रिस्क ज्यादा होगा तो एक्सपेक्टेशन क्या होगी, ज्यादा होगी ऑब्वियसली। तो अगर हम किसी को लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म लोन देते हैं, लॉन्ग टर्म बॉन्ड परचेज करते हैं, 10 साल के 20 साल के बॉन्ड परचेज करते हैं, और अगर हम एक लेते हैं शॉर्ट टर्म बॉन्ड, जैसे टी बिल्स होते हैं, ट्रेजरी बिल्स होते हैं, सपोज करो आप 90 दिन के बॉन्ड अपन ने परचेज कर लिए, 1 साल के बॉन्ड, 180 डेज के बॉन्ड, 360 डेज के बॉन्ड, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पे ज्यादा होगा, यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे रिस्क फैक्टर पड़ जाता है। लॉन्ग टर्म लोन दे रहे हैं ना अपन, पता नहीं यार पैसा आएगा नहीं आएगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है, इन्फ्लेशन की भी बात है। अब अपन क्या है, किसी भी कंपनी को अगर लोन देते हैं तो अपन उसका 1-2 साल हो सकता है प्रिडिक्ट कर लें, 4-5 पिछले 5-6 साल के एवरेज निकाल के प्रोडक्शन थोड़ा सा इजी रहेगा। लेकिन अगर हम किसी कंपनी को 20-30 साल के लिए लोन दे रहे हैं ना, तो वो प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो रिस्क हमेशा ध्यान रखना बढ़ जाता है। दूसरी बात, इन्फ्लेशन। हमें भाई मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा है मान लो 2%, आप किसी से ब्याज जो है वसूल कर रहे हो 3% का लोन देके, तो आपको 3% का फायदा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, सोचना ही मत। आपको फायदा कितना, 1% का, 3 - 2। अरे ये तो नॉमिनल रेट है, ये रियल रेट है, सॉरी ये इन्फ्लेशन है, ठीक है। तो ये 1% अपन रियल में कमा रहे हैं, नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन इज इक्वल टू रियल रेट बोलते हैं ना अपन। ये क्या होता है भाई, हमने भले ही उसको लोन दिया है 3% पे, लेकिन इन्फ्लेशन जो है 2% चल रहा है, तो आपके पैसे की तो वैल्यू वैसे ही डाउन हो रही है, तो आपको बचेगा केवल कितना घर में, 1% ही तो बचेगा। समझ में आया। तो इन्फ्लेशन और रिस्क की वजह से हम मानते हैं कि भाई फ्यूचर में पता नहीं क्या इन्फ्लेशन रहेगा, तो और रिस्क बढ़ गया, तो इसलिए लॉन्ग टर्म लोन्स ज्यादा रिस्की होते हैं, तो उस पर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अपन चार्ज करते हैं। तो अब आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, अगर बॉन्ड का ड्यूरेशन ज्यादा है, ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड है, ठीक है, और एक है शॉर्ट ड्यूरेशन बॉन्ड, ये है 10 साल का बॉन्ड, ये है 2 साल का बॉन्ड, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा किधर होगी, इधर ज्यादा होगी। मतलब यील्ड जो होगी, यील्ड वो ज्यादा, यील्ड मतलब एक्सपेक्टेशन। और मैंने आपको बताया था जो हम एक्सपेक्ट करते हैं जनरली वही कंपनी हमें देती है, क्योंकि कंपनी मार्केट से अलग थोड़े चल रही है। तो लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड्स जो होते हैं उनकी यील्ड क्या होती है, ज्यादा होती है, और शॉर्ट ड्यूरेशन बॉन्ड की यील्ड क्या होती है, कम होती है। अगर लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड 10% रिटर्न दे रहे हैं, तो शॉर्ट ड्यूरेशन बॉन्ड जो है, ठीक है, वो हो सकता है अपन को 6% रिटर्न दे। ठीक है, समझ में आया क्या। बॉन्ड विद लॉन्ग ड्यूरेशन, आप सोचो सिंपल सी बात कि अगर लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड है तो हम किसी को 10-20 साल के लिए पैसा दे रहे हैं, तो हम उससे एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा रखते हैं। ठीक है, क्लियर, सिंपल है, वैसे कोई बड़ी बात नहीं कर रहा मैं। ये लेकिन होता है जनरल सिनेरियो के अंदर, जनरल सिनेरियो यही होता है। लेकिन अब मैं आपको एक बताता हूं कौन सी बात, अब मैं आपको बताता हूं इंपॉर्टेंट बात प्रैक्टिकल मार्केट की। कई बार ऐसा भी हो जाता है, एक्सेप्शन हो जाता है कि जब शॉर्ट टर्म बॉन्ड की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, वो हो जाती है ज्यादा, ठीक है, और लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाती है कम। ठीक है, और ऐसा हुआ था यूएस के अंदर, जब ऐसा हुआ यूएस के अंदर, अभी रिसेंट में 2019 के अंदर हुआ, 2019 के अंदर, ठीक है, कि शॉर्ट टर्म बॉन्ड की जो यील्ड थी वो ज्यादा हो गई और लॉन्ग टर्म बॉन्ड की यील्ड कम हो गई, तो इसे माना गया कि ये रिसेशन का साइन है। अब ये कैसे है मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूं, थोड़ा सा वेट करो। ठीक है, मैंने आपको पूरी बॉन्ड की पिक्चर बता दी रियल मार्केट से लिंक करके। ठीक है, और इसी सिनेरियो को जब ये उल्टा हो जाता है ना, तो देखो नॉर्मली तो क्या होता है, अब है ना, एक इकोनॉमिक्स में एक फेमस ग्राफ होता है, अगर आपने कभी सुना हो तो, यील्ड कर्व। क्या बोलते हैं उस ग्राफ को, यील्ड कर्व बोलते हैं। तो यील्ड कर्व नॉर्मली कैसा होता है, नॉर्मली जैसे हमेशा मैंने आपको क्या बताया कि देखो यील्ड कर्व में दो चीजों पर रिलेशन बताया जाता है, यील्ड पे और ड्यूरेशन पे। ठीक है, मतलब टाइम। तो नॉर्मली तो क्या होता है, ऐसे होता है यील्ड कर्व। इसका क्या मीनिंग है कि भाई अगर बॉन्ड का टाइम कम है, 1-2 साल का है,
तो यील्ड कम होगी, ठीक है, एक्सपेक्टेशन कम होगी। अगर बॉन्ड का जो ईयर्स है वो बढ़ते जाएंगे तो उसकी यील्ड भी बढ़ती जाएगी। वही बात, रिस्क बढ़ रही है तो एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है, इसलिए यील्ड भी बढ़ रही है। समझ में आ रहा है? ये होता है पॉजिटिव यील्ड कर्व। क्या बोलते हैं इसको? पॉजिटिव यील्ड कर्व। ये था कौन सा? नॉर्मल यील्ड कर्व जो भी हमने डिस्कस किया। बट एक ऐसा भी यील्ड कर्व होता है, ऐसा भी यील्ड कर्व होता है जब वो ऐसे जा रहा होता है, और इसे बोलते हैं हम इन्वर्टेड यील्ड कर्व। इसमें क्या हुआ, जैसे जैसे बॉन्ड का ड्यूरेशन बढ़ रहा है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल का बॉन्ड है, तो जैसे जैसे बॉन्ड जितने ज्यादा लॉन्ग टाइम का है, जितने ज्यादा बॉन्ड लॉन्ग टाइम का है, उतना उसमें क्या हो रहा है, यील्ड कम हो रहा है। सर ये तो समझ में नहीं आया, ऐसा क्यों हो गया? और लेकिन ऐसा यूएस में हुआ है 2009 में, वो 2019 में, 19 में, चेक कर लो आप गूगल पे, ठीक है। बड़े बड़े न्यूज़पेपर छाप रहे थे उस टाइम पे कि यार ये तो ऐसा करके हो रहा है यूएस के अंदर। और इवन मैं आपको बताऊं कि ये जो साइन होता है ना, ये होता है रिसेशन का साइन, ठीक है। अब ये कैसे हुआ ये मैं आपको बताऊंगा 10 मिनट बाद, और कि इन्वर्टेड कैसे हो गया यील्ड कर्व, ठीक है, कि लॉन्ग टर्म जो बॉन्ड है उसकी रिटर्न कम हो गई और शॉर्ट टर्म बॉन्ड जो है वो रिटर्न ज्यादा दे रहा है, ऐसा क्यों हो गया, ठीक है। तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट, मैं अब बॉन्ड वैल्यूएशन को जो है ऐसे चालू कर रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा खत्म ही कर रहे हैं अपन इसको, टॉपिक को, ठीक है। खत्म करने के लिए जो अपन ने नोट्स मैंने इसके अंदर लिख रखे हैं इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको एक बार पढ़ के बता रहा हूँ। तो वाईटीएम एक एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न है। इट इज अ डिस्काउंट रेट जहां पे वैल्यू ऑफ प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। इनफ्लोज और आउटफ्लो जहां पे इक्वल हो जाते हैं, दोनों प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में। ध्यान रखना जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो होता है, ये फ्लोज मतलब आउटफ्लो की बात चल रही है यहाँ पे ना, आउटफ्लो लिख देना चाहिए यहाँ पे, ये पूरा वर्ड है, ठीक है। आउटफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, ठीक है। या सॉरी, ये इनफ्लो हो जाएगा और ये आउटफ्लो हो जाएगा, ठीक है। आउटफ्लो नीचे लिखा हुआ है, ये इनफ्लो आ जाएगा यहाँ पे, ये आउटफ्लो है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखो क्योंकि बॉन्ड की जो प्राइस होती है वो आज हम खरीद रहे हैं बॉन्ड को, आज ही खरीद रहे हैं, तो ऑलरेडी आज की प्राइस है ना, तो इसकी तो कोई प्रेजेंट वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बट कैपिटल वेटिंग में कई बार हम करेंगे कि आउटफ्लोज का भी हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि वो बीच बीच में पे होते हैं कई बार आउटफ्लो, ऐसा होता है। इसको एक्चुअल रेट भी बोल सकते हैं, आईआरआर भी बोल सकते हैं, वाईटीएम भी बोल सकते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न हमने जैसे बोला था शेयर वैल्यूएशन टॉपिक में, अगर आपको याद हो तो। आईआरआर आप बोलोगे कैपिटल बजटिंग टॉपिक में, वाईटीएम बोलोगे बॉन्ड वैल्यूएशन के अंदर या बॉन्ड के अंदर चैप्टर के अंदर, ठीक है। वाईटीएम एक्सेल शीट पे या फिर ट्रायल एंड एरर मेथड किसी से भी कैलकुलेट कर सकते हो। मिलियन डॉलर्स जो बात है वो ये है जो मैंने आपको बताई, देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द बॉन्ड एंड यील्ड ऑफ द बॉन्ड। अगर बॉन्ड महंगा हो जाएगा तो यील्ड कम हो जाएगी, ठीक है। यील्ड मतलब रिटर्न, जो हमें उससे फायदा होता है वो कम हो जाएगा, सिंपल बात ये। अगर बॉन्ड सस्ता हो जाएगा, ठीक है, बॉन्ड सस्ता हो जाएगा तो हम खरीदेंगे तो मजा आ जाएगा, ठीक है, तो हमारा फायदा बढ़ जाएगा, सिंपल बात ये है, तो यील्ड बढ़ जाएगी। कूपन रेट हमेशा फिक्स रहती है, तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है। लेकिन यील्ड बॉन्ड पे चेंज होती रहती है क्योंकि मार्केट के अंदर डिफॉल्ट रिस्क होती है या फिर कई बार इंटरेस्ट रेट भी चेंज होती रहती है। जैसे हमने डिस्कस किया कि अगर आपने बॉन्ड खरीद लिया, ठीक है, तो आपको हो सकता है कि जो फ्यूचर में आप सोच रहे हो ये पैसे मिलेगा वो नहीं मिला, ठीक है, तो फिर आप ऑलरेडी एक पैसा दे चुके हो बॉन्ड खरीदने का, तो वो तो आउटफ्लो हो गया आपका। इनफ्लो आपको कम हो रहा है, तो जब आप आउटफ्लो और इनफ्लो को इक्वल करने की कोशिश करोगे तो यील्ड आपकी चेंज हो जाएगी पक्का, ठीक है, जो पहले आ रही थी उससे अलग हो जाएगी। फिर ऐसे ही अगर मान लो आपने बॉन्ड नहीं भी खरीदा हो, बॉन्ड अगर आपने नहीं भी खरीदा तो इंटरेस्ट रेट मार्केट के अंदर आप देखो चेंज होती रहती है ना, इंटरेस्ट रेट चेंज होती रहती है, तो इंटरेस्ट रेट चेंज होती है तो उसके हिसाब से यील्ड भी बदलता रहता है। सर इंटरेस्ट रेट क्यों चेंज होती है? ये बहुत ही ज्यादा मैक्रो इकोनॉमिक्स का पॉइंट पूछा आपने, अगर इंटरेस्ट रेट अगर आप पूछते हो तो चेंज क्यों होती है। वैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग वाली क्लास में बॉन्ड की
फर्स्ट क्लास के अंदर कि इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन कैसे होती है। किसी भी कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन रेट को देखते हुए जनरली और ग्रोथ रेट को देखते हुए वहां की जो सेंट्रल बैंक होती है हर देश की, वो इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन करती है। मेरी बात समझ में आ रही क्या? इंडिया के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यूएसए के अंदर फेडरल बैंक, यूएसए के अंदर फेडरल बैंक, वहां इंटरेस्ट रेट चेंज करता रहता है। क्यों चेंज करता रहता है? क्योंकि देखता है यार इन्फ्लेशन कितना चल रहा है, ग्रोथ रेट कितनी चल रही है, ऐसे कई पॉइंटों पे फोकस करके वो इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन करता है। एक एग्जांपल देता हूं, कोरोना का टाइम है, कोरोना का टाइम है, ठीक है, मार्केट के अंदर डिमांड कम है क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, ठीक है, लोगों की जॉब जा चुकी है, बिजनेस इतने चल नहीं रहे हैं। अगर आप रिजर्व बैंक के गवर्नर हो, फेडरल बैंक के गवर्नर हो, आपको बोला जाए मार्केट को ठीक करो, आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ाओगे या कम करोगे? ध्यान रखना, जो आप इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन करोगे, जो आप इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ाओगे तो सारे के सारे बैंक्स इंटरेस्ट रेट आपको आपके जो भी कंट्री में बैंक्स है वो आपके कहने पे आपके इंटरेस्ट मतलब उस इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ेगा उनको। अगर आपने बोला इंटरेस्ट रेट घटाओ तो सारे के सारे बैंक्स जो आपकी कंट्री में उनको घटाना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट कम करना पड़ेगा। बताओ क्या करोगे? सिंपल सी बात है यार। देखो, अगर मार्केट के अंदर जैसे कोरोना वाला टाइम है, लिक्विडिटी नहीं है, पैसा नहीं है लोगों के पास, तो जो सेंट्रल बैंक है ना वो इंटरेस्ट रेट को कम करती रहेगी रेगुलर बेसिस पे। आप देखो, आरबीआई है इंडिया के अंदर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हर 2 महीने के अंदर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आती है। ध्यान सुनो, हर कंट्री की 3 तरह की पॉलिसी होती है, या 2 तरह की पॉलिसी मान लो। एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी और एक होती है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी वहां की गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है, सरकार। मॉनेटरी पॉलिसी वहां की रिजर्व बैंक डिटरमाइन करती है, जैसे सेंट्रल बैंक जो होती है वहां की, हर देश की सेंट्रल बैंक होती है एक। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर ये आता है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशो, सीआरआर, एसएलआर, ठीक है। अब देखो, सब चीजों को आपस में लिंक करो आप, कितना मजा आ जाएगा आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है पूरी इकोनॉमी के अंदर। जब गवर्नमेंट को लगता है या आरबीआई को लगता है, वहां की रिजर्व बैंक को लगता है, सेंट्रल बैंक को लगता है कि यार इन्फ्लेशन मतलब मार्केट के अंदर जो है लिक्विडिटी कम है, पैसा नहीं है लोगों के पास, तो पता है वो क्या करते हैं? वो इंटरेस्ट रेट को उठा के कम कर देते हैं। कोरोना के टाइम पे आरबीआई ने हर 2 महीने के अंदर इंटरेस्ट रेट को जबरदस्त तरीके से कम किया और बहुत नीचे लाने की कोशिश करी। क्यों? इसको बोलते हैं स्टिमुलस पैदा करेगा मार्केट के अंदर। स्टिमुलस मतलब हलचल पैदा करेगा। कैसे हलचल पैदा करेगा? क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगी तो जो लोग हैं हाउसिंग लोन ज्यादा लेंगे, कार लोन लेंगे, बिजनेस लोन लेंगे, ठीक है, लोन लेंगे और अपना बिजनेस जो भी है, सब कुछ जो भी काम है वो सब पूरे करेंगे। तो मार्केट के अंदर डिमांड उठेगी, बिजनेस बढ़ेगा, अच्छा होगा, इकोनॉमी रन करेगी। ये होता है रिसेशन के टाइम पे, ठीक है। तो जब इंटरेस्ट रेट कम होगी तो सोचो, इंटरेस्ट रेट कम होगी तो यील्ड को भी कम करना पड़ेगा, यील्ड भी कम हो जाएगी एक तरीके से, ठीक है। मतलब जो हम बॉन्ड में एक्सपेक्ट करते हैं, जो हम बॉन्ड से एक्सपेक्ट करते हैं, वो भी हमें कम एक्सपेक्ट करना पड़ेगा। बॉन्ड उतना नहीं देगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो गई तो हर कोई पर्सन अपनी इंटरेस्ट कम करेगा, हर कोई करेगा। समझ में आ रहा है क्या? ये होता है यहाँ पे। तो नॉर्मली क्या होता है, जितनी ज्यादा मैच्योरिटी होती है बॉन्ड की, जैसे हमने डिस्कस किया, अगर आप किसी को लॉन्ग टर्म के लिए लोन दोगे तो रिस्क ज्यादा है, तो आप इंटरेस्ट रेट भी वहां पे ज्यादा रखोगे, ठीक है। अगर आप किसी को शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लोन दोगे तो रिस्क कम है, तो इंटरेस्ट रेट कम रखोगे। नॉर्मली तो ये होता है, बट इसका अपवाद क्या होता है, एक्सेप्शन क्या होता है? इन्वर्टेड यील्ड कर्व, जहां पे शॉर्ट ड्यूरेशन बॉन्ड जो है उसकी यील्ड ज्यादा होती है और लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड की यील्ड कम होती है। अब ऐसा कैसे होता है आपको मैं और अच्छे से समझाता हूं, ठीक है, कोशिश करता हूं समझाने की। ये तो हमने क्वेश्चन देख लिया था ऑलरेडी,
अच्छा ये देखो जरा, ये आरबीआई की वेबसाइट है ना, आरबीआई की वेबसाइट से मैंने ये निकाला है, पढ़ो इसको क्या कह रहा है ये। ये लेटेस्ट है, कल का ही निकाला हुआ है, ठीक है। आरबीआई की वेबसाइट कह रही है, होम पेज पे जाओगे, अब आप चेक कर लेना कभी भी, होम पेज पे जाओगे तो ये कुछ इस तरीके से, ये सब नहीं पढ़ना आपको है ना, ठीक है। होम पेज पे जाओगे तो आरबीआई की वेबसाइट कुछ इस तरीके से कह रही है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या कह रहा है अभी, अच्छा अभी जो टाइम चल रहा है उसके हिसाब से बोल रहा है 2030 के जो बॉन्ड्स हैं, आज से 9-10 साल बाद, ठीक है, उसकी यील्ड है 5.87, ठीक है। जो 25 वाले बॉन्ड्स हैं उसकी यील्ड है 5.09, जो 24 वाले बॉन्ड्स हैं उसकी यील्ड है 4.81, ठीक है। जो 22 वाले यील्ड है बॉन्ड्स हैं उनकी यील्ड है 3.78। अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करते जा रहे हो ब्रॉडर पिक्चर पे, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, जिस बॉन्ड की ड्यूरेशन कम है, जिस बॉन्ड की ड्यूरेशन कम है उसका यील्ड भी कम है। वही हमने बात डिस्कस करी थी पहले। देखो बॉन्ड की, जिसकी ड्यूरेशन कम है, 2022 तक का ही बॉन्ड है, 1-2 साल में हो जाएगा रिडीम, तो देखो यील्ड कितनी कम है। बॉन्ड की ड्यूरेशन बढ़ रही है, यील्ड बढ़ रही है, 30 अगर है तो 5.87 यील्ड है। फिगर एग्जैक्टली याद नहीं रखने, केवल ऑब्जर्व करना है चीजों को। ऐसे ही देखो 91 डेज के बॉन्ड है, ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स, यील्ड और भी कम है, ठीक है। हाँ 182 डेज के हैं तो थोड़ी सी यील्ड ज्यादा है। अब समझ में आया क्या बताया था, नॉर्मली जितने लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होते हैं उनकी यील्ड ज्यादा होती है, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये। अब आप दूसरा कॉन्सेप्ट समझो जरा, मैं आपको है ना, अब आपको याद है मैंने आपको एक ऑपरेशन ट्विस्ट की बात करी थी बॉन्ड, जब हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था, तो मैं ऑपरेशन ट्विस्ट बताऊंगा। आज कॉन्सेप्ट थोड़े से ज्यादा हो गए तो आपको लगेगा थोड़ा सा भारी दिमाग है ना, बट इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, हम देख लेंगे। ये क्या बता रहे हो सर, देखो ये है ना फेमस है, बिडे मास्टर है, ठीक है। एक सीरियल आता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ठीक है। देखा हो तो ठीक है, नहीं देखा हो तो भी ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। आप ये मान लो ये इन्वेस्टर है, ठीक है। ये इन्वेस्टर ने एक बॉन्ड परचेज किया गवर्नमेंट का, हमारे मोदी जी का बॉन्ड है, गवर्नमेंट का बॉन्ड है। कितने में खरीदा है, 100 में खरीदा है, ठीक है। गवर्नमेंट इसको 8% कूपन रेट देगी, एक साल का, एक साल में 8% ब्याज देगी फेस वैल्यू पे, और गवर्नमेंट लास्ट के अंदर 108 इसको पे कर देगी, ठीक है। मतलब एक तरीके से 108 फ्री पे हो गया ना, कि भाई 100 तो बॉन्ड की फेस वैल्यू मिल जाएगी और 8 का इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो एक तरीके से सिंपल देखा जाए तो इसको 8% की यील्ड मिल गई यहाँ पे ना, ठीक है। 8% की यील्ड मिल गई यहाँ पे, प्रेजेंट वैल्यू वगैरह हमने नहीं किया, ठीक है, क्योंकि इसको बोलते हैं करंट यील्ड। अगर इसने बॉन्ड एक साल तक रखा तो इसको कितना फायदा होगा, 108 मिल जाएंगे, 100 लगा के तो 8 का फायदा हो जाएगा, तो 8% यील्ड हो गई, ठीक है। अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करना, बिडे मास्टर इसका नाम है, इसने बॉन्ड खरीद लिया, ठीक है सर। तो बिडे मास्टर है तो ये भूल जाता है कुछ ना कुछ चीज, तो ये भूल गया और इसने बॉन्ड खरीदने के बाद बोला अरे यार इसकी एक बेटी है सोनू, तो सोनू की कॉलेज की फीस भरनी है, तो ये भूल गया था, तो इसको अब अर्जेंट कैश की जरूरत है। तो अब ये बोलेगा अर्जेंट कैश की जरूरत है, तो मैं इस बॉन्ड को जो खरीदा है मैंने 100 का, उसको बेचने की कोशिश करता हूं। अब ये बॉन्ड को बेचने जा रहा है, ठीक है। बॉन्ड कहां बेचेगा, सेकेंडरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट मतलब जब बॉन्ड एक बार आपने गवर्नमेंट से खरीद लिया तो उसके बाद आप डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं बेच सकते, अब आपको आपस में शेयर मार्केट के अंदर या जो बॉन्ड मार्केट है उसके अंदर उसको बेचना पड़ेगा, उसे बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज में बेचना पड़ेगा। ये है जो है हमारे खतरनाक आदमी, ठीक है, जेठालाल। तो जेठालाल बहुत चालाक बिजनेसमैन है, इन्होंने बोला कि भाई अब अर्जेंसी है तो मैं इसको 100 में तो नहीं खरीदूंगा, लेकिन मैं 90 में खरीद लूंगा इस बॉन्ड को, ठीक है। तो इसने बोला चलो ठीक है, ये परेशान हो गया, इसने 90 में बेचने के लिए रेडी हो गया ये, ठीक है। अगर आप देखो, क्योंकि जेठालाल ने ये बॉन्ड कितने में खरीदा, 90 में,
ठीक है, इसको कितना मिल जाएगा इस बॉन्ड से 108, 100 तो बॉन्ड की फेस वैल्यू और 90 का मतलब सॉरी 100 तो बॉन्ड की फेस वैल्यू मिल जाएगी और 8 का इंटरेस्ट मिल जाएगा। इसने खरीदा कितने में था, 90 में। तो अगर इसको देखा जाए तो फायदा कितना हो गया, 18 का, और 18 अपॉन 90 इन्वेस्ट करे थे, ठीक है। तो एक तरीके से अगर हम करंट यील्ड निकालें, इसको फायदा कितना हुआ है, 18 अपॉन 90 इंटू 100। इस बॉन्ड का एक तरीके से आरओआई निकालने की कोशिश करो आप, तो कितना हुआ 20%, जबकि इस भाई का कितना था आरओआई 8%। अगर आप चीजें ऑब्जर्व कर पा रहे हो ढंग से, इसने बॉन्ड जो है खरीदा था 100 में और बेचा 90 में। जेठालाल ने जो है बॉन्ड खरीद लिया 90 में, मतलब थोड़ा सस्ते में खरीद लिया, 100 से कम में खरीदा बॉन्ड। क्योंकि सस्ते में खरीद लिया इसलिए जो इसकी यील्ड थी वो 8 थी, अब इसकी यील्ड कितनी हो गई 20। तो अगर आप देख पा रहे हो तो जो बॉन्ड है, क्योंकि आपने सस्ते में खरीद लिया तो आपकी यील्ड क्या हो गई, बढ़ गई। समझ गए क्या बात को, इसकी यील्ड 8 थी, इसकी यील्ड 20 क्यों हो गई, क्योंकि इसने बॉन्ड सस्ते में परचेज कर लिया। ठीक है, अच्छा तो देखो जरा, अगर आप जैसे 100 पे निकाला हमने 8% यील्ड आई, 90 पे निकाला 20 आई, ऐसी अगर आप अलग अलग प्राइस पे निकालोगे, 95 पे निकालोगे तो 14 आएगी, 80 पे निकालोगे तो 35 आएगी। अगर आप समझ पा रहे हो यहाँ पे, तो देखो जैसे बॉन्ड की जो प्राइस है अगर बढ़ रही है तो देखो यील्ड क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। 35 से 20 बॉन्ड की प्राइस बढ़ गई, फिर बॉन्ड की यील्ड देखो कम हो रही है। तो बॉन्ड की प्राइस बढ़ी, यील्ड कम हो गई, प्राइस कम हो रही है, यील्ड बढ़ रही है। समझ में, तो क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशनशिप है बॉन्ड की यील्ड में और प्राइस में। ठीक है, अगर कोई भी चीज हम सस्ती खरीदते हैं तो उसमें हमें रिटर्न ज्यादा मिलता है, ऑब्वियसली सिंपल सा रूल है। ठीक है, अब यहां पे गवर्नमेंट थोड़ा सा इंटरप्शन करना चाहेगी। गवर्नमेंट बोलेगी कि यार ये जो है ना मैं इस अभी ये जो यील्ड है कितनी हो गई थी यहाँ पे 20%। ठीक है, तो इसको मजा आ जाएगा, ठीक है, इसको ज्यादा फायदा मिलेगा इस पर्सन को। ठीक है, और बिडे मास्टर को क्या है, यहां पे तो नुकसान हो रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो आरबीआई का गवर्नर है वो सब ये सब चीजें देख रहा है। ठीक है, कि ये जो बिडे मास्टर है ये बेचना चाहता है अपना बॉन्ड कितने में, 90 में, क्योंकि ये पर्सन जो है चालाकी दिखा रहा है। ठीक है, और इसको लगता है जो है पर्सन को कि अब कोई ऑप्शन ही नहीं है। जेठालाल को क्या लग रहा है कि कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इस पर्सन को मुझे 90 में बॉन्ड देना पड़ेगा। तो इसको कितनी यील्ड मिल जाएगी, 20%। ये खुश हो रहा है। ठीक है, अब यहां पे शशिकांत दास आ गए। शशिकांत दास कौन है, आरबीआई के गवर्नर। अब आरबीआई के गवर्नर क्या बोलते हैं कि भाई बिडे मास्टर मुझे भी बॉन्ड खरीदना है। ठीक है, अब जेठालाल के साथ आरबीआई के गवर्नर भी बॉन्ड खरीदना चाहते हैं। अब आप सोचो जरा, पहले केवल ये जेठालाल था बॉन्ड खरीदने के लिए, तो ये 90 देने के लिए तैयार था। अब 2 जने आ गए बॉन्ड खरीदने के लिए। ठीक है, मतलब डिमांड बढ़ रही है। अगर किसी भी चीज की डिमांड बढ़ती है, किसी भी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसके प्राइजेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो 90 का जो प्राइस है वो अब कितने में हो जाएगा, 95 में हो जाएगा। भाई पहले सारी बार्गेनिंग पावर किसके पास आ गई थी, जेठालाल के पास आ गई थी, तो ये 90 देने के लिए तैयार था। अब 90, अब 2 बायर्स हो गए, तो बायर 2 हो गए, तो ऑब्वियसली उस बेचारे की जो असेट जो पहले 90 में बेचने के लिए तैयार था, वो अब वो 95 में थोड़ा बिक सकती है, डिसेंट अमाउंट में बिक सकती है। अब समझना आप स्टोरी को क्या चल रहा है। तो अब आरबीआई जो है वो आ गया बायर बन के, और वो 95 में इस बॉन्ड को खरीदने के लिए क्या है, रेडी है। तो देखो, नाउ देयर आर 2 इंटरेस्टेड बायर। अब ये बिडे मास्टर क्या बोल रहा है, नाउ आई कैन नेगोशिएट सेलिंग प्राइस ऑफ द बॉन्ड। क्यों, क्योंकि बॉन्ड की जो है डिमांड बढ़ गई तो इसकी सेलिंग प्राइस बढ़ गई, तो इसलिए इसने बॉन्ड की प्राइस कितनी बोल दी, 95। ठीक है, अब आप सोचो, जो पहले हम यील्ड बोल रहे थे कि इस पर्सन की 20% आएगी अगर ये 90 में खरीदेगा, तो अगर ये 95 में मतलब खरीदने के लिए तैयार हो बॉन्ड को, 95 में अगर ये है खरीदने के लिए रेडी, क्योंकि ये 95 में बेच रहा है, तो इसकी यील्ड हो जाएगी कम, 14%। ठीक है, अब देखो
क्योंकि इसको अब गुस्सा आएगा, ये बोलेगा यार देखो मेरी यील्ड पहले 20% मिल रही थी, लेकिन अब तुम 95 में बेचने के लिए तैयार हो, तो शशिकांत दास को कोस रहा है ना, ठीक है। ये बोल रहा है शशिकांत दास को कि भाई तुम आ गए तो डिमांड बढ़ गई, तो इसकी प्राइस बढ़ गई, तो मेरी यील्ड खराब हो गई, ठीक है। जेठालाल क्या बोल रहा है, हट, शशिकांत दास को बोल रहा है हट, मेरी जी सैक यील्ड खराब कर दी। क्यों खराब कर दी? क्योंकि डिमांड बढ़ाई, प्राइस बढ़ाई, यील्ड कम कर दी, ठीक है। अब ये जो जेठालाल है क्या करेगा, क्योंकि यील्ड इसकी कम हो गई है, अब ये इस पर्सन से बॉन्ड लेने से मना कर देगा, ठीक है, फाइनली, समझ रहे हो आप, ठीक है। और ये बेच देगा शशिकांत दास को, अगर बेचना चाहेगा तो बॉन्ड, ये जो बिडे मास्टर है। और इसकी क्योंकि यील्ड अब कम हो गई, तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी की जगह किस में इन्वेस्ट कर देगा, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देगा। अब आप पूरी कहानी से जो स्टोरी है वो समझने की कोशिश करना। ये जो चल रहा है ना, इसे बोलते हैं आरबीआई का ऑपरेशन ट्विस्ट। क्या बोलते हैं? आरबीआई का ऑपरेशन ट्विस्ट। हो क्या रहा था इंडिया के मार्केट के अंदर? इंडिया के मार्केट के अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की यील्ड बहुत ज्यादा थी, ठीक है। इंडिया के मार्केट के अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटी की यील्ड बहुत ज्यादा थी। जब यील्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी की ज्यादा थी, तो जो कॉमन इन्वेस्टर्स थे वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में ज्यादा इन्वेस्ट करते थे। इससे प्राइवेट जो कंपनीज है, जब वो बॉन्ड इशू करती थी तो उनके बॉन्ड नहीं बिकते थे, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली गवर्नमेंट की सिक्योरिटी ज्यादा यील्ड दे रही है और प्राइवेट की सिक्योरिटीज कम यील्ड दे रही है। लेकिन इससे गवर्नमेंट को क्या लगा कि गवर्नमेंट को लगा यार ये जो पर्सन मुकेश अंबानी है, ठीक है, ये जो प्राइवेट कंपनी चला रहा है, ठीक है, इसका बॉन्ड नहीं बिक रहा, ठीक है। लेकिन ये पर्सन अगर इसको अगर लोन मिल जाएगा तो ये नई नई फैक्ट्री वगैरह ये सब, आपको पता ही, कंपनीज जो क्या करेगी उस पैसे का वही करेगी, है ना, इन्वेस्ट करेगी कहीं ना कहीं, तो इससे जॉब्स क्रिएट होगी। तो गवर्नमेंट को लगेगा यार मुझे अपने जो खुद के बॉन्ड है ना उसकी यील्ड कम करनी पड़ेगी, समझ रहे हो बात, क्योंकि गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज की यील्ड ज्यादा है। तो अब गवर्नमेंट को लगेगा कि यार मेरे को है ना इन्वेस्टर्स का ध्यान गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से हटा के प्राइवेट सिक्योरिटी में डालना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा पॉसिबल? गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को लेस अट्रैक्टिव बना के, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज की यील्ड जो इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है ना उसको कम करना पड़ेगा। सर यील्ड कम करने का तरीका क्या होता है? यील्ड कम करने का तरीका सिंपल होता है कि अगर बॉन्ड की प्राइस बढ़ जाए तो उसकी यील्ड कम हो जाएगी। सर बॉन्ड की प्राइस कैसे बढ़ेगी? बॉन्ड की प्राइस इसलिए बढ़ेगी क्योंकि बॉन्ड की डिमांड बढ़ा देंगे। अगर जी सैक सिक्योरिटीज की जो डिमांड है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की, ध्यान सुनना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की डिमांड बढ़ जाए, बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की जो प्राइस है बढ़ जाएंगे। डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का रूल है, ठीक है, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का रूल क्या कहता है? किसी भी चीज की अगर डिमांड बढ़ती है तो ऑब्वियसली आपको भी पता है उसकी प्राइस तो बढ़ती है, ठीक है। और अगर उसकी प्राइस बढ़ेगी तो उसका यील्ड कम हो जाएगा, यील्ड कम हो जाएगा तो वो अट्रैक्टिव कम हो जाएगी, और लोग बाग जो है वो बॉन्ड कौन सा परचेज कर लेंगे? कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे। आरबीआई ने इसलिए ऑपरेशन ट्विस्ट खेला था। आरबीआई ने क्या किया कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थी उसको मार्केट से खरीद लिया, बाइंग, कितने की? 10,000 करोड़ की, 10,000 करोड़ की। तो उससे क्या हुआ? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की जो डिमांड थी वो बढ़ गई, उसकी प्राइस बढ़ गई, ठीक है, और उससे यील्ड उसकी कम हो गई। इन्वेस्टर्स की जो हेकड़ी थी, एरोगेंस थी, वो कम हो गई। मतलब ये जेठालाल के लिए बोल रहे हैं हम, ठीक है। और जेठालाल जो पहले गवर्नमेंट के बॉन्ड्स ही परचेज करना चाहता था, प्राइवेट के बॉन्ड्स पे परचेज नहीं करना चाहता था, अब वो प्राइवेट के बॉन्ड्स जो है परचेज कर लेगा, ठीक है। अब मुकेश अंबानी क्या बोल रहे हैं? नाउ बाय माई बॉन्ड, जेठालाल को बोल रहा है, आई ऑफर यू 15%। प्यार से बोला था तो समझ में नहीं आया, तो अब ये जेठालाल बोल रहा है ठीक है मैं परचेज कर लूंगा। समझ में आया क्या आपको? तो ये स्टोरी मैंने बनाई यहां तक इसलिए क्योंकि आपको ये चीज समझ में आए, ठीक है। अब यील्ड कर्व का कॉन्सेप्ट मैंने आपको डिस्कस किया था कि शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में जो होता है यील्ड कम होता है, ठीक है, और लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में यील्ड ज्यादा होता है, ठीक है, जो हमने अभी देखा भी था आरबीआई की वेबसाइट पे। जो तो ये नॉर्मल यील्ड कर्व होता है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, यूएस में 2019 में यील्ड कर्व इन्वर्टेड हो गया था। अब ऐसा क्यों हो गया था भाई? अब यील्ड कर्व इन्वर्टेड होने का मतलब पहले तो समझो कि जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स हैं
शॉर्ट टर्म बॉन्ड है उसमें यील्ड ज्यादा है, ठीक है, और लॉन्ग टर्म जो बॉन्ड है उसमें यील्ड कम है। ऐसा क्यों हो गया सर? ऐसा इसलिए हो गया, यूएस के जो पब्लिक है ना, उनको लगा कि यूएस का जो मार्केट है, यूएस की जो इकोनॉमी है वो परफॉर्म नहीं कर रही है। ध्यान सुनना, परफॉर्म नहीं कर रही है। तो लोगों ने क्या सोचा कि हम जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स हैं, ध्यान सुनो और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स जो हैं उसको सेल कर देते हैं और लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स जो है उसको बाय कर लेते हैं, ठीक है। यूएस के लोगों ने सोचा कि यार जो है ना इकोनॉमी है ना यूएस की, वो अगले आने वाले साल भर तक 6-7 महीने तक अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि शॉर्ट टर्म में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा नहीं, तो शॉर्ट टर्म के जो उनके बॉन्ड थे ना उन्होंने बेच दिए और उसकी जगह लॉन्ग टर्म के बॉन्ड्स इन्वेस्ट कर दिए। अब आप सोच पा रहे हो इससे क्या इफेक्ट आएगा? इफेक्ट ये आएगा क्योंकि लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स उन्होंने बाय करे हैं, बाय करें तो डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई ना भाई, डिमांड बढ़ेगी तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की प्राइस बढ़ेगी तो यील्ड कम हो जाएगी, बस। तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की यील्ड क्या हो गई? कम हो गई। देखो ऐसे ये कम हो गई, इसलिए बोला गया कि यूएस में शायद रिसेशन आ सकता है। टेक्निकली रिसेशन क्या होता है? टेक्निकली रिसेशन ये होता है एज पर इकोनॉमिक्स स्टूडेंट, जब दो लगातार कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स के अंदर ग्रोथ रेट कंपनी की नेगेटिव चले जाए, मतलब किसी भी देश की, कंट्री की ग्रोथ रेट अगर माइनस में चले जाए 2 कंजिक्यूटिव क्वार्टर्स तक, मतलब लगातार 6 महीने तक, ठीक है, तो उसे बोलते हैं रिसेशन की सिचुएशन है। तो देखो जरा, ये फोर्ब्स जो है मैगजीन, उसने बोला है 2019 के अंदर, इन्वर्टेड यील्ड कर्व सजेस्ट द रिसेशन अराउंड द कॉर्नर, क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं ये, क्योंकि यूएस के अंदर ऐसा ही हुआ था, जब भी कभी भी इन्वर्टेड होता है यील्ड कर्व, जो बहुत कम केस में होता है, क्योंकि वो यूएस के अंदर हुआ तो लगा भाई कि शायद जो है ना रिसेशन आने वाला है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारी मैगजीन आप देख सकते हो, खूब इसके ऊपर रिपोर्ट्स है, खूब सारी है, स्टडीज है। तो मैंने आपको यहाँ पे लिख भी रखा है ये बात, व्हाई यील्ड कर्व गोज नेगेटिव, इन्वेस्टर थिंक दैट इन शॉर्ट रन यूएस इकोनॉमी विल नॉट परफॉर्म, so they withdraw their money from the short term bonds and invest in long term bonds. So demand for long term bonds increases, price increases and yield decreases. बस सिंपल। तो हमेशा ध्यान रखना 3 तरह के यील्ड कर्व होते हैं। सर ये फ्लैट क्या होता है? देखो फ्लैट मतलब हर साल जब यील्ड बराबर रहे, तो कभी कभार ये भी हो जाता है इंडिया जैसी कंट्री में या फिर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर बड़ी बड़ी, ठीक है। देखो इंडिया में तो ये नॉर्मल ये वाला चलता है ज्यादातर, है ना, ठीक है। ऐसा कई बार कई डेवलपिंग कंट्रीज खतरनाक, उनमें स्टीप हो जाता है ऐसे बिल्कुल यील्ड कर्व, बहुत ज्यादा हाई। बट इतना पढ़ा दिया ना, ये पीएचडी कर लिया आपने मान लो बॉन्ड के ऊपर, है ना, ठीक है, इससे नहीं पढ़ना है।